हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट क्या था और कैसे इससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है हमारे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। फर्दर हम लोग थ्योरी देखने के बाद हम लोग रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को भी कैलकुलेट करेंगे। इम्पैक्ट पैरामीटर का रिलेशन क्या था उसको भी हम लोग कैलकुलेट यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा कि रदरफोर्ड का हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था, राइट। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ अल्फा पार्टिकल की, तो ये आपका जो अल्फा पार्टिकल होता है ये आपका हीलियम एटम का न्यूक्लियस है, राइट। इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। और इस पे चार्ज कितना होता है आपका, बेसिकली +2e का आपका चार्ज प्रेजेंट होता है। यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि जो अल्फा पार्टिकल है ये +2e का एक चार्ज पार्टिकल है, ओके। सो इसको ही हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, बेसिकली द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम, ओके। सो अब अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग कर रहे हैं हम लोग, तो हमें सबसे पहले रदरफोर्ड का सेटअप समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट क्या था, पहले हम ये समझेंगे, देन इसका नीड क्या पड़ा उसको भी हम लोग समझेंगे। तो अगर मैं रदरफोर्ड के सेटअप की बात करूँगा, स्कीमेटिक हम लोग सेटअप देखें स्कीमेटिक डायग्राम से, तो जो रदरफोर्ड का सेटअप क्या था, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग समझे कि एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या है, कि जैसे अल्फा पार्टिकल है, हम लोग ने अल्फा पार्टिकल को समझ लिया, उसका स्कैटरिंग कर रहे हैं, किसके ऊपर स्कैटरिंग कर रहे हैं और उससे हमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, हमें सबसे पहले उसे समझना होगा। तो सपोज कि यहाँ पर एक आपका क्या है, एक आपका गोल्ड का फॉइल है, राइट। यहाँ पर आपका क्या है कि गोल्ड का फॉइल है, इट इज अ गोल्ड फॉइल, ये आपको गोल्ड फॉइल है, ओके। अब क्या हो रहा है इस गोल्ड फॉइल में, अब जैसे ये गोल्ड फॉइल है तो इसमें आपके बहुत सारे गोल्ड के एटम्स होंगे, ओके। तो और देखिए गोल्ड फॉइल लेने का इसमें रीज़न क्या है रदरफोर्ड का, इसको भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एक बार हम लोग सेटअप को जनरली देख लेते हैं, ओके। तो सपोज यहाँ पर आपके गोल्ड के एटम्स होंगे, ओके, इस टाइप से। तो इस टाइप से इसमें क्या है, गोल्ड का एटम है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक गोल्ड के बहुत ही थिन फॉइल को लिया है और इसमें आपके गोल्ड के एटम्स होंगे, राइट, इस टाइप से। और इस पे क्या किया कि ये जो गोल्ड फॉइल है इस पर हम लोग ने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग करा रहे हैं हम लोग। तो अल्फा पार्टिकल का यहाँ से सोर्स है कोई अल्फा पार्टिकल का, जनरली अल्फा पार्टिकल जो आपके होते हैं ये जब रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं उनमें आपके अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। तो वहीं से हम लोग अल्फा पार्टिकल को एज अ सोर्स यूज करते हैं। जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अल्फा, बीटा एंड गामा बेसिकली आपके 3 डिके करते हैं, तो वो अल्फा पार्टिकल यही है, ओके। तो अल्फा पार्टिकल यानी कि +2e का चार्ज के जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर कंजुगेटिव निकल रहेंगे, इनका बम्बार्डमेंट यहाँ पर इस पे करा दिया गया गोल्ड फॉइल पर, ओके। इनका बम्बार्डमेंट किस पे करा दिया गया, इस गोल्ड फॉइल पर। इन अल्फा पार्टिकल्स का हमने क्या किया, बम्बार्डमेंट करा दिया। तो जो रिजल्ट्स थे इस एक्सपेरिमेंट के, तो वो रिजल्ट कुछ ऐसे देखने को मिल रहे थे कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं, सपोज ये कुछ बहुत स्मॉल डेविएशन से निकल गए, राइट। कुछ जो यहाँ पर गए थे तो वो थोड़ा सा और डेविएशन करके निकल गए इस टाइप से, ओके। और कुछ मान लीजिए इस तरीके से निकल गए, कुछ इधर ऐसे निकल गए, कम डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ मे बी अनडिफ्लेक्टेड भी कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ जो पार्टिकल्स हों आपके, कुछ जो अल्फा पार्टिकल हैं वो मे भी हो सकता है उनके बीच में कोई इंटरेक्शन ना हुआ हो एटम के बीच में, तो दीज अल्फा पार्टिकल में भी अनडिफ्लेक्टेड, राइट, ऐसे भी हो सकता है। देन फर्दर कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो आपके बिल्कुल रिटर्न बैक कर गए इस तरीके से, राइट। कुछ इस तरीके से, जैसे कुछ इधर से गए, मान लीजिए इधर से गए और ये इतना एंगल पे आपका रिटर्न बैक आ रहा है। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था कि गोल्ड का फॉइल था, उस पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया गया। तो रिजल्ट्स कुछ हमें इस तरीके को देखने को मिले। जो यहाँ पर हमारा डिटेक्टर है, सपोज यहाँ पर आपने डिटेक्टर लगा रखा होगा, ओके। सो डिटेक्टर हमारा यहाँ पर है, ये डिटेक्टर है और डिटेक्टर इट इज़ अ रोटेबल डिटेक्टर, यानी कि हम लोग इसको पूरा 360 डिग्री घुमा करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको अल्फा पार्टिकल्स मिल रहे हैं। सपोज ये वाले यहाँ पे डिटेक्ट कर लिए, इसको उठा करके हम लोग इधर ले आए, तो जो बैक स्कैटर वाले हैं ये भी आपको यहाँ पर अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट हो रहे थे। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने क्या नोटिस किया कि हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज 2e का एक अल्फा पार्टिकल को जब हम लोग किसी मेटल फॉइल पर हम लोग गोल्ड की फॉइल पर बम्बार्ड करा रहे हैं, तो जो ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ स्ट्रेट जा रहे हैं, तो कुछ रिटर्न बैक भी कर रहे हैं।
इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया जाए, क्योंकि देखिए बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, इंटरेक्शन विद एटम्स। जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो जो गोल्ड फॉइल पे हम लोग ने, जैसे मैंने कहा कि थिन गोल्ड फॉइल, राइट, तो थिन गोल्ड फॉइल, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर गोल्ड का ही फॉइल लिया, गोल्ड का फॉइल, क्योंकि हमें बेसिकली क्या करना था, अल्फा पार्टिकल का इंटरेक्शन एटम से स्टडी करना था। जो एटम्स है यानी इंडिविजुअल एटम से हमारा अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो सके, इसके लिए हम लोग को एक कोई थिन फॉइल चाहिए, तभी तो हमारा एटॉमिक लेवल पे उस पर इंटरेक्शन हो पाएगा। तो थिन फॉइल, देखिए गोल्ड क्या है, गोल्ड एक अच्छा है मेलिएबल कंपाउंड, एक तरीके से एटम है आपका, गोल्ड इज अ मेलिएबल, इसकी मेलिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मेलिबिलिटी कहने का मतलब ये है कि गोल्ड को हम लोग मतलब पीट कर उसका एक थिन शीट बना सकते हैं, राइट, तो दैट्स वाई इसलिए गोल्ड यहाँ पर लिया गया है। और गोल्ड ही क्यों, और भी ऐसे आपके मान लीजिए मेटल्स हैं जिनका आप फॉइल बना सकते हैं, मगर गोल्ड थोड़ा सा हमें हैवी एलिमेंट भी चाहिए था, ताकि ये जो स्कैटरिंग है इसको हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाएं, राइट, तो इस वजह से यहाँ पर गोल्ड का फॉइल लिया जाता है। तो ये रिजल्ट थे, बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। ये सेटअप है कि अब इन ऑब्जर्वेशंस का क्या रीजन है, इसको समझने के लिए जो हमारे पास पहले से अवेलेबल मॉडल था वो था जे थॉमसन का आपका प्लम पुडिंग मॉडल, राइट, क्योंकि जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, यानी इलेक्ट्रॉन को जब खोजा था, तो उसके बाद उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था जे थॉमसन ने, प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर उसको जे थॉमसन मॉडल भी बोलते हैं। तो उनका जो बेसिकली कहना था, क्योंकि देखिए अवेलेबल जो हमारे पास मॉडल्स हैं उनके बेसिस पे क्या हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन थे क्या उसको जे थॉमसन मॉडल से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमें पहले देखना होगा। तो आप ये डायग्राम अगर बनाना चाहें तो बना लें, तो एक बार हम लोग उसको साइड में बना करके देखते हैं कि क्या हम लोग थॉमसन मॉडल से इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं या फिर नहीं समझ सकते हैं। ओके, तो इसको मैं अभी रेस कर रहा हूँ यहाँ से। तो बेसिक यहाँ पर आइडिया यही है कि हम लोग सबसे पहले ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं रदरफोर्ड के, इनको हमें समझना है कि क्या प्लम पुडिंग मॉडल और वी कैन से द जे थॉमसन मॉडल क्या इन्हें एक्सप्लेन कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो हमारे रिजल्ट्स क्या हैं, बेसिकली जो रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट है आपका रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल, इसके हमने क्या रिजल्ट देखा कि कुछ जो पार्टिकल हैं, इनको मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लें जिससे हमें समझने में आसान होगा। जैसे गोल्ड फॉइल है तो कुछ अनडिफ्लेक्टेड निकल गए हैं, कुछ बहुत इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इस तरीके से, कुछ बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, राइट, इस टाइप से हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हमें इसका एक्सप्लेनेशन समझना है कि हमें लार्ज स्कैटरिंग देखने को मिलेगी, नहीं जो कुछ हैं जो सम मतलब बहुत ही कम परसेंट होता है, मगर ये जो स्कैटरिंग है यानी जो ये लार्ज एंगल है ये बेसिकली आपका 180 से भी आप एक 180, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री सपोज जा रहा था, जो अनडिफ्लेक्टेड है वो 0 है, देन ये 90 से भी ज्यादा आपको स्कैटरिंग देखने को मिलेगी, तभी आपको पार्टिकल रिटर्न बैक आ रहा है। तो इन सब का एक्सप्लेनेशंस बेसिकली थॉमसन मॉडल नहीं दे पा रहा था, राइट, यानी कि अगर आप थॉमसन मॉडल को सही मानते हैं, जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है आप सही मानते हैं, तो ये जो स्कैटरिंग है, जो लार्ज एंगल पे स्कैटरिंग हो रही है, इनको हम लोग थॉमसन मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखेंगे थॉमसन का मॉडल क्या था एंड देन क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते, देन हम लोग रदरफोर्ड को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो थॉमसन का मॉडल था वो इस तरीके से था कि जैसे कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है आपके एटम में, राइट, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस टाइप से, और इसमें क्या है आपका इलेक्ट्रॉन बीच में एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है इस टाइप से, जैसे वाटरमेलन में नहीं होता है ना, इसको इसलिए वाटरमेलन मॉडल भी कभी कभी बोलते हैं। तो दैट्स वाई ये उस तरीके का कुछ है आपका कि पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, उसमें कहीं कहीं पर आपके इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, तो बेसिकली इन स्मॉल स्कैटरिंग को अगर हम समझना चाहें, जो ये कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही हैं, इनको तो आप प्लम पुडिंग मॉडल से यानी जे थॉमसन के मॉडल से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो लार्ज स्कैटरिंग है उसको हम लोग इस मॉडल जे थॉमसन के मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और अभी मैं बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग भूल जाएं, तो एक मैं स्फीयर यहाँ पर बना रहा हूँ, इसको इसके इक्विवेलेंट को, तो अगर इसका इक्विवेलेंट हम लोग देखें तो बेसिकली क्या यूनिफॉर्मली चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज सेंटर आपका यहाँ पर होगा कहीं पर इस टाइप से, राइट। अब सपोज करते हैं हम लोग जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसको हम लोग थॉमसन मॉडल से देखते हैं। तो अब हमने क्या किया, देखिए आपको मॉडल समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट, राइट। तो हम लोग मानते हैं कि ये आपका एटम है और इसमें यहाँ पर कहीं पर पूरा जो, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका चार्ज सेंटर यहाँ के सेंटर पर ही होगा, तो ये समझ चार्ज है क्यू। अब हम लोग देखते हैं कि सपोज अल्फा पार्टिकल एक हमारा जो +2e का अल्फा पार्टिकल ये यहाँ से जा रहा है, राइट, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि देखिए अब ये जो
बेसिकली यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका सपोज ये है, राइट। तो अब इसके जो ये आपका 2e पार्टिकल, ये जो मतलब जो आपका अल्फा पार्टिकल जा रहा था, तो ये कितना चार्ज को इनक्लोज करेगा, जितना इसका डिस्टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग तो चार्ज को इनक्लोज करेगा, वो जो स्फीयर होगा उतना ही चार्ज को इनक्लोज करेगा, क्योंकि इसका जो इंटरेक्शन है वो इस डिस्टेंस तक ही हो पा रहा है। ये जो रिमेनिंग चार्ज है यहाँ पर आपका, तो ये रिमेनिंग चार्ज से इंटरेक्शन ये वाला नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आप देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ से आप देखेंगे तो ये 2e, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बेसिकली रिपल्सन करेंगे, ओके। तो आपको पता होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती है, यानी डिस्टेंस आपका अगर हम लोग इसको कम करेंगे तो ये फोर्स आपका बढ़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा था थॉमसन मॉडल में, जैसे कि r तो यहाँ पर सपोज r डिक्रीज कर रहे हैं, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक तो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर सकता है, मगर इस लार्ज डिफ्लेक्शन को शो मतलब कम किसने कर दिया, क्योंकि आपका जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चार्ज, राइट। जैसे जैसे आप R को कम करते जा रहे हैं, फोर्स तो आपका बढ़ता जा रहा है, मगर ये जो चार्ज इनक्लोज है थॉमसन मॉडल में ये आपका कम होता चला जाता है। तो जिस प्रोपोर्शन में आपका ये R कम करने पे फोर्स बढ़ रहा है, उसी प्रोपोर्शन में आपका चार्ज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि थॉमसन का असम्पशन था चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। तो इस वजह से ये क्यों मैंने चार्ज लिखा है, ये बेसिकली इस स्फीयर का में जितना इनक्लोज चार्ज है वो है। इसी तरह का से सपोज अब हम लोग और समझने की कोशिश, यानी कि जितना पास हम लोग अगर ये सोचें कि हम लोग लार्ज स्कैटरिंग को पास ले जाकर के थॉमसन मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो पास ले जाने से बेसिकली चार्ज आपका जो एनक्लोज चार्ज है वो कम हो जाएगा, आपका फोर्स बढ़ सकता है आर कम करने से, मगर एनक्लोज चार्ज कम हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका बेसिकली लार्ज स्कैटरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम लोग लार्ज डिस्टेंस पे बात करें कि अगर हम लोग चार्ज को बढ़ाने की कोशिश करें, अगर हम लोग चार्ज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चार्ज को बढ़ाने की कोशिश, यानी अगर हमने एनक्लोज मान लीजिए पूरा चार्ज एनक्लोज कर लिया, लेकिन अब ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब ओवरऑल क्या होगा, अगर आप चार्ज को बढ़ा रहे हैं, अगर हम लोग चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं, तो बेसिकली आपका डिस्टेंस भी क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। डिस्टेंस इंक्रीज मतलब फोर्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक डिक्रीज, तो ओवरऑल आपका दोनों इफेक्ट यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। इसलिए लार्ज स्कैटरिंग आपको आप इससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थॉमसन मॉडल। हाँ, स्मॉल स्कैटरिंग जो यहाँ पर छोटे जो हो रही थी इस टाइप से, इनको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर जो एक्जैक्टली 90 डिग्री से ज्यादा वाले डिफ्लेक्शन थे उनको आप थॉमसन मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बस प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि थॉमसन का असम्पशन था द पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दैट्स व्हाई अगर आप चार्ज को बढ़ाने का कोशिश करते हैं, जैसे चार्ज को आप एनक्लोज चार्ज को आप बढ़ाएंगे तो आपका ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स आपका कम हो जाएगा, राइट, तो रिपल्सन कम होगा। सिमिलरली अगर आप चार्ज को बढ़ाएंगे तो आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर चार्ज मैंने एनक्लोज को बढ़ाया तो डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया, राइट। और अगर हम लोग डिस्टेंस को कम करना चाहें कि हम लोग चलिए डिस्टेंस को कम करते हैं, फोर्स को बढ़ाते हैं, देन आपका एनक्लोज चार्ज कम हो जाएगा। तो थॉमसन मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन, तो आप ये लिख लीजिए कि जो थॉमसन मॉडल है, थॉमसन मॉडल is unable to explain Rutherford alpha particle scattering. That's why अब रदरफोर्ड को एक न्यूक्लियर मॉडल देना पड़ जाता है। इतना आप नोट करिए, हम लोग फर्दर देखेंगे रदरफोर्ड का क्या असम्पशन था, एंड फर्दर हम लोग डेरिवेशंस को भी देखेंगे। ओके, तो अब जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और थॉमसन मॉडल उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि कैसे बेसिकली आपका ये लार्ज स्कैटरिंग देखने को मिल रहा है, तो देखते हुए ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए रदरफोर्ड ने अपना एक न्यूक्लियर मॉडल को रदरफोर्ड प्रपोज करते हैं। जैसे कि रदरफोर्ड का मानना यह था कि जो थॉमसन ने बताया है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा नहीं है, मतलब कि जो आपका रदरफोर्ड का असम्पशन था वाई द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उन्होंने बोला रदरफोर्ड ने कि जो आपका एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत ही कंसाइज सेंटर पे मौजूद है, यानी बहुत ही एक फिक्स आपका सेंटर है, उस वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आपका जो पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर कंसंट्रेटेड है एक छोटे से स्पेस में, राइट, और जिसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस। ओके, तो रदरफोर्ड का मानना क्या था, अब रदरफोर्ड का मानना क्या था कि जो ये आपका एटम है यहाँ पर बेसिकली ये जो आपका रदरफोर्ड का मानना क्या था कि रदरफोर्ड का असम्पशन क्या था कि जो आपका एटम है इसमें ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, जो कि थॉमसन का मॉडल था। इन्होंने बोला कि देयर शुड बी सम पॉजिटिव चार्ज हाईली कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, इस टाइप से यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आपका है, राइट, इस टाइप से।
और ये उन्होंने अपने अजम्पशंस को देखते हुए मतलब अपने जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उनको देखते हुए ये आपका उन्होंने प्रेडिक्शन दिया कि नहीं, कि एटम में चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि ये कंसंट्रेटेड है बहुत छोटी सी जगह में, जिसको हम लोग बोलते क्या है, जिसको बोला क्या इन्होंने, इसको बोलते हैं ये न्यूक्लियस। इट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, यहाँ पर आपका एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर कंसंट्रेटेड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब समझते हैं कि क्या जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के, वो क्या इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं, जैसे सपोज आपका 2e चार्ज है, अल्फा पार्टिकल, अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल एग्जैक्टली इस पे गया तो पूरा पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा है, इस तरीके से आपका फोर्स को महसूस करके वापस आ जाएगा, राइट। सपोज अगर एक अल्फा पार्टिकल आपका यहाँ से गया, तो यहाँ पर आप देखिए उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना ये डायरेक्ट कोलिजन में था, राइट। तो ये अब इस तरीके से थोड़ा डिफ्लेक्शन में निकल जाएगा। सिमिलरली जो और पास से जाएगा वो थोड़ा और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस टाइप से। तो इस तरीके से जो और थोड़ा पास से जाएगा, इस टाइप से, जो थोड़ा और पास से जाएगा तो हो सकता है मे भी इस तरीके से आ जाए, राइट। तो इस तरीके से आपका रदरफोर्ड ने आपको जो ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग था उसको एक मॉडल, अपना न्यूक्लियर मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल, उसको इस तरीके से प्रपोज किया, और ये काफ़ी हद तक बाद में एक्सेप्टेबल भी रहा आपका रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल, जिसको फर्दर बोर करेक्ट करते हैं। और जो भी आपका बोर मॉडल है वो डेट यू विल नो इन द एटॉमिक फिजिक्स लेक्चर्स। अगर आपको बोर मॉडल देखना है तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं हमारे, ठीक है ना। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने बेसिकली अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को एक्सप्लेन किया। नाउ अब कुछ इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है जिनको हम लोग देखेंगे। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देन फर्दर रदरफोर्ड का डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। आप ये डायग्राम बनाने चाहिए, हम लोग फर्दर देखते हैं। ओके, अब बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेरिवेशन देखेंगे थोड़ा सा कि कैसे हम लोग इम्पैक्ट के पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूँ अब सेटअप की, देखिए जो आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कुछ चीज़ें भी ध्यान नहीं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डेरिवेशन करने से पहले कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली सेंट्रल फोर्स है आपका, राइट। सेंट्रल फोर्सेस कौन से फोर्स होते हैं आपके, बेसिकली सेंट्रल फोर्स विच बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द एक्टिंग बॉडीज, राइट, FR, राइट। तो ये सेंट्रल फोर्स है। और बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इट इज बेसिकली द इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, जिसमें FR इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, राइट। FR इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ओके। जैसे K/Q1 Q2 by r स्क्वायर, दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना हो, K/Q1 Q2 by r स्क्वायर, दैट मींस इट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ओके। अब एक प्रॉपर्टी होता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो भी हमारे फोर्स जो सेंट्रल फोर्स जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, इनका जो मतलब जो इस तरीके से, जैसे आपके सेंट्रल फोर्स तो कई तरीके के हो सकते हैं, राइट, लेकिन जो सेंट्रल फोर्सेस आपको इस टाइप का जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, इनके जो आपका एक तरीके से मैं बोलूँ कि ये कॉनिक इनके सॉल्यूशन होते हैं, कॉनिक सॉल्यूशंस होते हैं, ओके, कॉनिक सॉल्यूशंस, कॉनिक सॉल्यूशन और वी कैन से कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शंस आपने पढ़े होंगे, राइट। कॉनिक सेक्शन एक मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक होता है, राइट। तो कॉनिक सेक्शन इनके सॉल्यूशन किस टाइप के हो सकते हैं, कॉनिक सेक्शंस हो सकते हैं। कॉनिक सेक्शन जैसे कि पैराबोला में भी आपका एलिप्स, राइट, में भी आपका हाइपरबोला, राइट। अब देखिए इसका जैसे हमने क्या समझा कि जो हमारा जो ये न्यूक्लियस के केस में है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, दैट मींस कि जो उसका जो ट्रेजेक्टरी होगा वो कॉनिक सेक्शन होगा आपका, राइट। जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल स्कैटर होकर आ रहा है आपका, उसका जो ट्रेजेक्टरी होगा वो कैसा होगा, एक कोई कॉनिक सेक्शन होगा। अब वो कॉनिक सेक्शन कौन सा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी, राइट। अब जैसे कॉनिक सेक्शन भी आपका कई तरीके का होता है, तो अगर एनर्जी आपका ग्रेटर देन 0 है, या एनर्जी 0 है, या फिर एनर्जी लेस देन 0 है, तो अगर एनर्जी लेस देन 0 है तो ये आपका सॉल्यूशन आता है इलिप्स। एनर्जी 0 है तो आपका आता है पैराबोला, राइट। और अगर एनर्जी ग्रेटर देन 0 तो आपका आता है हाइपरबोला, हाइपरबोला।
अब हमें समझना क्या है यहाँ पर कि जो आपका अल्फा पार्टिकल जब हम लोग स्कैटरिंग को पढ़ रहे हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, करेक्ट। यहाँ से हम लोग ये समझ गए, दैट मीन्स उसका जो ट्रेजेक्टरी होगा वो समथिंग लाइक अ कॉनिक सेक्शन होगा, ओके। अब कॉनिक सेक्शन में क्या होगा, ई ग्रेटर देन 0, ई बराबर 0, ई लेस देन 0। क्योंकि हम लोग अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करा रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव गिवन सम एनर्जी टू द अल्फा पार्टिकल, दैट मीन्स एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो उसका ट्रेजेक्टरी क्या होना चाहिए, What we predict it is the hyperbola, right? तो हमें दो बातें क्या समझी कि सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स में भी हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ है, दैट मीन्स इट्स ट्रैजेक्टरी शुड बी द कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में कौन सा होगा, 3 हमारे पास चॉइसेस थे, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स। लिखिए क्यों हम लोग अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को एनर्जी दे रहे हैं, अल्फा पार्टिकल को एनर्जी दे रहे हैं, मतलब ग्रेटर देन 0 ही होगी समथिंग, क्योंकि वो ट्रेवल करके जा रहा है, दैट मीन्स कि आपका ट्रैजेक्टरी क्या होने वाला, हाइपरबोला होने वाला है, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं पूरा मैथमेटिक्स कैसे हम लोग इंपैक्ट पैरामीटर के डेरिवेशंस को करेंगे, ओके। तो अब हम लोग एक यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे और उससे हम लोग बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे, आपका इम्पैक्ट पैरामीटर के रिलेशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ इस टाइप से, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। सपोज यहाँ पर आपका एक, सबसे पहले मैं 2 एसिम्पटोट बना लेता हूँ, क्योंकि और ये थोड़ा अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि एसिम्पटोट क्या होते हैं तो इसके बारे में आप बताइएगा, तो मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में बता दूँ, क्योंकि एक ही सेम वीडियो में आपका बहुत ही लेंथी हो जाएगा, राइट। तो ये एसिम्पटोट है, अभी आपको समझ आएगा, एक बार मैं बना लूँगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देन आपका यहाँ पर ये हो गया, ओके। और यहाँ से तो सपोज पार्टिकल इस तरीके से आ रहा था और इस तरीके से आपका चला गया, ओके ओके। और देन आपका देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हमारा प्लस ZE। सपोज यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है, राइट, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैन बी हेयर F या फिर F प्राइम, कहीं पर भी आपका न्यूक्लियस हो सकता है, ओके। देन आपका सपोज P, ये पॉइंट है A प्राइम और ये P प्राइम, एंड देन आपका ओके, ठीक है। और इनको भी हम लोग कुछ नेमिंग दे लेते हैं, सपोज दिस इज R प्राइम, ओके, और दिस इज ओरिजिन तो O, ओके। तो ये आपका हो गया। तो देखिए हो क्या रहा है आपका, ये अल्फा पार्टिकल आपका कहीं लॉन्ग डिस्टेंस इनफाइनाइट, इधर क्या होगा इनफाइनाइट ही होगा ना, आगे जा करके इधर भी इनफाइनाइट होगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस से कहीं से आपका अल्फा पार्टिकल यहाँ पर चल के आ रहा था, देखिए। और हाँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे G, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं B। ये B ही बेसिकली आपका क्या इम्पैक्ट पैरामीटर है, राइट। और इम्पैक्ट पैरामीटर एग्जैक्टली क्या है, इसका आपका रिलेशन क्या है विद द स्कैटरिंग एंगल, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो ये आपका एंगल कितना पूरा थीटा है, ये एंगल फाई है और ये एंगल भी फाई है, ओके। तो ये है, और यहाँ पर हाँ ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते, जो भी नेमिंग बचा होगा हम लोग फर्दर देख लेंगे। हमारा क्या है कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से चल के आ रहा है, जब बहुत इनफाइनाइट दूरी पर था तो इनके बीच में ये न्यूक्लियस और इसके बीच में अल्फा पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे ये देखिए पास आ रहा है आपका इस न्यूक्लियस के, जैसे सपोज यहाँ से इस तरीके से आ रहा था, राइट, इस तरीके से न्यूक्लियस के पास आने जा रहा था, जैसे जैसे पास आने की कोशिश कर रहा था। अब धीरे धीरे इसको क्या हुआ, फोर्स, देखिए ये इसको बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ना, इसको हाइपरबोला बोलते हैं, ओके। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल आपको चल के आ रहा है, जैसे जैसे अब इसके फील्ड में वो फील्ड में वहाँ पर भी था मगर इफेक्ट बहुत कम था, राइट। अब जैसे जैसे यहाँ पर आएगा ये रिपल्सन फील करेगा इस न्यूक्लियस से, और ये इसके यहाँ पर क्लोज ना जा करके एक पॉइंट से वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, राइट। ये पॉइंट इस तरीके से, सपोज इधर से यहाँ बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, राइट, सपोज यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। अब इधर से कोई पार्टिकल इनफाइनाइट है, जब तक उसको कोई फोर्स नहीं महसूस हो रहा, बिल्कुल आकर यहाँ पे हिट करना चाहेगा, राइट, इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पर इसको रिपल्सन फील होता है, ये अपना ट्रेजेक्टरी चेंज करेगा इस तरीके से अब, और यहाँ पे बिल्कुल मैक्सिमम फोर्स है और ये वापस इस तरीके से चला जाएगा, नहीं इस तरीके से आया, रिपल्सन फील करके इस तरीके से चला गया। ट्रेजेक्टरी हाइपरबोला क्यों है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ट्रेजेक्टरी शुड बी कॉनिक सेक्शन, एनर्जी ग्रेटर देन 0 शुड बी हाइपरबोला। तो ये प्योर मैथमेटिक्स था, राइट। तो इस तरीके से आपका ये आपका अल्फा पार्टिकल आएगा और इस तरीके से आपका स्कैटर होकर के चला जाएगा, ओके। सो दिस इज बेसिक थिंग। अब हम लोग यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। हम लोग इजीली इम्पैक्ट पैरामीटर को डिराइव कर लेंगे। थोड़ा कॉनिक सेक्शन का यूज होगा, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज होती है उनको आपको रिमेंबर करना होगा, तो बस हम लोग इसको इजीली कर पाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। अगर बात करें एनर्जी कंजर्वेशन की तो हमें कुछ यहाँ पर सपोज जब पार्टिकल हमारा स्टार्ट हुआ था तो मानते हैं कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ रही होगी v,
यहाँ पर आते आते देखिए क्या होगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर आते आते क्या होगी, कम होगी या फिर ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में भी आपका यहाँ पर चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सपोज वेलोसिटी vm है यहाँ पर, राइट, एंड देन फर्दर आपको वहाँ पर पार्टिकल चला गया। तो अगर ई इनिशियल की बात करूँ मैं, ई इनिशियल, तो यहाँ पे ई इनिशियल कितना है, हाफ mv², केवल आपका कितना होगा यहाँ पर, जब इनफाइनाइट दूरी पर है तो यहाँ पर आपका केवल काइनेटिक एनर्जी होगा, राइट, तो हाफ mv²। देन ई फाइनल की अगर मैं बात, ई फाइनल क्या बोलूँ, ई एट ए प्राइम की अगर मैं बात करूँ, इस जगह पर आपका एनर्जी कितना होगा ए प्राइम पर, ओके। तो ई एट ए प्राइम या ई एट फाइनल में बोल रहा हूँ उसे, मगर इसको आप ई फाइनल मत समझिएगा, कहने का मतलब है कि ए प्राइम पर आपका एनर्जी कितना है, राइट। तो ए प्राइम की अगर मैं बात करूँ तो ए प्राइम पर आपका देखिए, और हाँ, इसको मैं यहाँ पर एक सपोज करूँगा कि जो आपका एफ और ए प्राइम का डिस्टेंस है, यानी एफ ए प्राइम, इसको हम लोग अभी के लिए क्यू मान रहे हैं, ओके, डिस्टेंस को, ओके। तो ई फाइनल आपको कितना होगा, तो हाफ एम, यहाँ पर वेलोसिटी कितना था वीएम, तो हाफ एम वी एम का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जेड ई, और सपोज अभी अल्फा पार्टिकल हमें पता है कि 2 ही होता है, लेकिन हम लोग जनरल डेरिवेशन करते तो जेड प्राइम मान लेते हैं उसका एटॉमिक नंबर, ई डिवाइडेड बाई 4πε0 के Q1 Q2 बाई आर। आर कितना आपका ये डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर जब आपका ये अल्फा पार्टिकल है तो इसका न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, क्यों, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है ना, तो बिल्कुल सेंटर टू सेंटर आपका होगा, तो के Q1 Q2 बाई आर, तो यहाँ पर आर कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर, आर कितना होगा, क्यू है, ओके, इस डिस्टेंस को हम लोगों ने क्यू बोला है। तो अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ई इनिशियल बराबर ई फाइनल, एनर्जी कंजर्व रहेगा आपको ई फाइनल, इनिशियल और फाइनल का, फाइनल इन द सेंस इस पॉइंट पे, राइट। तो यहाँ से हाफ mv² कितना आ गया आपका, हाफ एम वी एम का स्क्वायर प्लस जेड प्राइम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जेड प्राइम ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 क्यू, ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ से आ जाएगा, ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँगा, तो हाफ mv² माइनस जेड प्राइम ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 क्यू बराबर हाफ एम वी एम का स्क्वायर, ओके। अब हमें क्या करना है, v² से डिवाइड करना है, v² से, यहाँ पे v², यहाँ पे भी v², ठीक है। तो यहाँ से m/2 माइनस जेड प्राइम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 क्यू, ये आपका क्यू है बेसिकली, क्यू v² बराबर कितना आ जाएगा आपको यहाँ से, vm² डिवाइड बाई v² इंटू m/2। अब बस m/2 को यानी पूरा हमें 2/m से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमको इस m/2 को यहाँ पे हटाना है, राइट। तो ये 2/m इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपको कितना बचेगा, 1 माइनस जेड प्राइम ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2πε0 क्यू एम वी स्क्वायर, राइट, बराबर कितना आ जाएगा, vm² डिवाइड बाई v²। अब हमें ये एक्सप्रेशन यहाँ से नोट करना है, यहाँ से आपको कितना आ गया, vm² डिवाइड बाई v²। अभी आपको पता चलेगा हम लोग ये क्यों नोट कर रहे हैं, राइट। तो 1 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से, जेड प्राइम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2πε0 क्यू एम v², राइट। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन आपको यहाँ से नोट करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आज को डाल लीजिएगा, इतना आप नोट करिए, डायग्राम बना लीजिए, देन हम लोग फर्दर आपके फर्दर स्टेप्स को देखते हैं, तो आप नोट कर लीजिए पहले। ओके, सी हमारा आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं डायग्राम को भी रोक के रख रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा रहेगा, राइट। इधर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इजीली, इम्पैक्ट पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए, ओके ओके। तो एक तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया, हम लोग ने एनर्जी कंजर्वेशन से इस एक्सप्रेशन को निकाल लिया। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, राइट। तो दूसरा आप नोट कर लीजिए, मोमेंटम कंजर्वेशन। और इसको हम लोग ज़्यादा सही से बोले तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ओके। अब देखिए, जब पार्टिकल आपका वहाँ पर था तो
और एंगुलर मोमेंटम एक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली न्यूक्लियस के अबाउट निकालेंगे। ओके, तो वहाँ पर एम वी आपका जो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं, एम वी आर, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो एम वी यहाँ पर मोमेंटम कितना होगा, एम वी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना है, बी। देखिए यहाँ पर एम वी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कितना है, यहाँ पे आपका बी है। तो इनिशियल अगर हम लोग बात करें, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात है, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल बराबर एंगुलर मोमेंटम फाइनल। तो इनिशियल कितना आपका एम वी, और आपका कितना है यहाँ से, देखिए ये पार्टिकल जब इस तरीके से एसिम्प्टोट के पैरेलल आप यहाँ जाइए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, बी। तो एम वी बी बराबर, अब जब यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी वी एम नीचे की तरफ है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, क्यू हो गया आपका, राइट। यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल इस टाइप से, यहाँ पर इस टाइप से, और यहाँ पर इस टाइप से। तो अब जब वी एम नीचे है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा ना, और एफ ए प्राइम, और यहाँ पर हमने पहले क्या लिखा था, एफ ए प्राइम कितना था आपका, क्यू था, राइट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम वेलोसिटी कितना था, वी एम, और ये क्यू, तो एम से एम कैंसल, तो यहाँ से आपकी वी एम बाई वी की वैल्यू कितनी आ गई, वी एम बाई वी की वैल्यू आ गई बी बाई क्यू। इसको आप देंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ कॉनिक की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, राइट। तो जैसे कॉनिक का प्रॉपर्टी देखिए, आपका सबसे पहले हम लोग क्या है, ये ओ और एफ है, देखिए दोनों फोकस का दूरी तो बराबर होगा, तो ओ एफ बराबर ओ एफ प्राइम। तो एक तो हमें याद रखना ओ एफ बराबर ओ एफ प्राइम, और ये किसके बराबर होगा, इसेंट्रिसिटी टाइम्स ओ ए प्राइम। ये प्रॉपर्टी आपका हाइपरबोला के कॉनिक सेक्शन का प्रॉपर्टी होता है, ये आपको रिमेंबर करना, ई इज द इसेंट्रिसिटी, ई इंटू ओ ए प्राइम। ओके, नेक्स्ट थिंग हमें क्या याद रखनी है आप यहाँ से, तो जो Q है आपका, जो Q था वो हमारा कितना है, देखिए Q क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ओ एफ प्लस ओ ए प्राइम, ओ एफ प्लस ओ ए प्राइम, राइट। अब ओ ए प्राइम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ओ एफ बाई ई, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओ एफ प्लस ओ ए प्राइम की वैल्यू कितनी होगी, ओ एफ डिवाइडेड बाई ई। तो यहाँ से हमारा Q का वैल्यू कितना आ गया, ओ एफ अगर कॉमन ले लें 1 + 1 बाई ई। और एक रिलेशन अब यहाँ पे आपको एक और याद रखना है कि 1 बाई ई का वैल्यू जो होगा यहाँ पर cos फाई होगा, जहाँ पर फाई आपको क्या है, ये वाला एंगल है। ये प्रॉपर आपको कॉनिक सेक्शन का नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं, कॉनिक सेक्शन का प्रॉपर्टी नहीं पता, तो वी कैन सी इन द सेपरेट वीडियो, राइट। फिलहाल के लिए आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, 1 बाई ई इज इक्वल्स टू cos फाई। तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, ओ एफ 1 + cos फाई। ओके, ओ एफ 1 + cos फाई, राइट। तो इस सेकेंड इक्वेशन को हम लोग पहले यहाँ नोट कर लेते हैं। तो वी एम बाई वी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया आपका, बी बाई क्यू आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, तो इसलिए मैं इसको इरेज करूंगा यहाँ पर, राइट। तो इसको मैं अभी यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से हमारा क्यू कितना आ गया, ओ एफ 1 + cos फाई, राइट। अब देखिए, अगर मैं ये देखिए, अगर ये एंगल फाई है, ये वाला एंगल फाई है, तो अगर ये देखिए, ये यहाँ गया और ये आपका यहाँ गया, तो ये एंगल भी कितना होगा, फाई होगा, राइट। तो अगर इस ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल ओ एफ जी, तो यहाँ ओ एफ जी में, इन ट्राइंगल ओ एफ जी अगर हम देखें तो यहाँ से साइन फाई की वैल्यू कितनी आएगी, साइन फाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो बी बाई आपको कितना आ जाएगा यहाँ से, ओ एफ, राइट, बी बाई ओ एफ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी बाई ओ एफ। तो यानी ओ एफ का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, बी बाई साइन फाई। अब ओ एफ का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो क्यू का वैल्यू कितना आ गया, बी 1 + cos फाई डिवाइडेड बाई साइन फाई। ये आपका क्यू का वैल्यू आ गया, राइट। ये आपका क्यू का वैल्यू आ गया। आप इतना नोट कर लीजिए, देन लोग फर्दर कैलकुलेशंस को देखते हैं। ओके, सो ये आपका हो गया। तो हम लोग अब इसके फर्दर कैलकुलेशंस को देखते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, रिजल्ट्स को हमें केवल लिखना है अभी यहाँ से, राइट। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कुछ एक्सप्रेशंस को हमें बस रीअरेंज करना है, तो वी एम बाई वी होता है बी बाई क्यू, ओके। और यहाँ से अगर मैं बी बाई क्यू का वैल्यू निकालना चाहूँ, इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो
अगर यहाँ से b बाई क्यू, बी को इधर क्यू को इधर, b बाई क्यू, और साइन फाई किधर जाएगा इधर साइन फाई, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस फाई, ये वाला इधर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये उधर चला गया, राइट। तो इस तरीके से तो b बाई क्यू का वैल्यू आपका साइन फाई बाई कॉस फाई, और b बाई क्यू किसके बराबर, इट इज इक्वल टू वी एम बाई वी, इट इज इक्वल टू वी एम बाई वी। तो अगर हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, वी एम बाई वी के होल का होल स्क्वायर, तो वी एम बाई वी का होल स्क्वायर मतलब बी बाई क्यू का होल स्क्वायर, बी बाई क्यू का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन 1 माइनस जेड जेड प्राइम ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एम वी स्क्वायर बराबर वी एम बाई वी का होल स्क्वायर, वी एम बाई वी बराबर बी बाई क्यू का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर फाई डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस फाई का होल ऑफ स्क्वायर। ओके राइट, तो ये हो गया। देन हम लोग अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को आई थिंक इरेज कर सकते हैं। हाँ, इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं। और अब हमें डायग्राम में कोई काम नहीं तो डायग्राम ही इरेज करते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए, राइट। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ओके राइट, अगर कुछ डायग्राम का यूज़ होगा तो आपने तो बना रखा होगा, तो आप उसको फर्दर देख लीजिएगा, मे भी एक जगह यहाँ पर कहीं पे यूज़ हो सकता है उसका, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग कह सकते हैं साइन स्क्वायर फाई को 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉस फाई का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस फाई इंटू 1 प्लस कॉस फाई, तो 1 प्लस कॉस फाई से 1 प्लस कॉस फाई जाएगा तो ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस फाई, राइट। और यहाँ से बस आपका इस एक्सप्रेशन का शायद यूज़ होगा, तो इसको हम लोग रोक के फर्दर इरेज कर लेंगे। तो यहाँ से आप देखिए आपको कितना आ गया यहाँ से। तो अगर हम लोग जेड प्राइम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर क्यू बराबर कितना आ जाएगा, देखिए इसको उधर ले गया तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ आएगा क्योंकि इसको इक्वेट करके हम लोगों ने लिखा, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस फाई 1 प्लस कॉस फाई। इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस फाई माइनस 1 प्लस कॉस फाई 1 प्लस कॉस फाई। तो आपका 1 से 1 कैंसल, तो आपका कितना आएगा 2 कॉस फाई 1 प्लस कॉस फाई। ओके, यहाँ पर कितना आएगा जेड प्राइम ई स्क्वायर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एम वी स्क्वायर। ओके, अब क्यू का वैल्यू हमें यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना बस यहाँ पर, राइट। तो क्यू का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से देखिए क्यू का वैल्यू अगर हम निकालें क्यू का वैल्यू यहाँ से तो कितना आ जाएगा बी बाई साइन फाई, ओके बी बाई साइन फाई और इंटू यहाँ से क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा बी बाई साइन फाई इंटू 1 प्लस कॉस फाई। इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो जेड प्राइम ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एम वी स्क्वायर, और क्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था। क्यू का वैल्यू कितना था बी बाई साइन फाई, तो बी डिवाइड बाई साइन फाई इंटू 1 प्लस कॉस फाई 1 प्लस कॉस फाई बराबर कितना है 2 कॉस फाई डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस फाई के। तो 1 प्लस कॉस फाई से 1 प्लस कॉस फाई कैंसल, अब हम इसे इरेज कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका कितना एक्सप्रेशन आ जाएगा अब यहाँ से, सो यहाँ से आपका कितना आ गया जेड बेसिकली यहाँ से आपका आएगा जेड प्राइम ई स्क्वायर डिवाइड बाई ये आपका साइन फाई ऊपर चला जाएगा साइन फाई डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना है आपका बी एम वी स्क्वायर बराबर 2 कॉस फाई। बस हमें इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू चाहिए था, बी का वैल्यू चाहिए था बेसिकली। बी का यहाँ से कितना आ जाएगा आप देखिए जेड प्राइम बी को उधर ले जाइए ई स्क्वायर साइन फाई डिवाइडेड बाई 2 टू द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आपको कितना आ जाएगा यहाँ से एम वी स्क्वायर कॉस फाई। तो यहाँ से आपका जो इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू निकलता है वो कितना आ जाएगा यहाँ से बी बराबर आपको कितना आ गया जेड प्राइम ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर tan फाई। तो ये आपका बेसिकली हमें कैलकुलेट करना था इम्पैक्ट पैरामीटर, और यहाँ पर हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। बस एक छोटा सा यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था डायग्राम से आपको याद रखना है, तो एक यहाँ पर हम लोग एक एडिशन करेंगे। बस एक इस तरीके से इम्पैक्ट पैरामीटर लिखने के 2-3 फॉर्म है, राइट। एक तो फाई के फॉर्म में है, तो आपको याद होगा जो मैंने फिगर बनाया था यहाँ पर इस तरीके से, तो इस तरीके से जो एसिम्पटोट था इस टाइप से 2, तो ये एंगल फाई था, ये एंगल फाई था और ये पूरा एंगल थीटा था। तो ये पूरा एंगल थीटा, तो ये इतना एंगल थीटा बाई 2, राइट। और थीटा बाई 2 प्लस फाई यहाँ से अगर देखें तो फाई प्लस थीटा बाई 2 बराबर 90 डिग्री, राइट। तो इसलिए आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से अगर फाई का वैल्यू निकालें हम लोग कितना आ जाएगा, तो 90 माइनस थीटा बाई 2। तो अगर tan फाई यहाँ से देखें तो tan फाई कितना आ जाएगा बराबर tan 90 माइनस
थीटा बाई टू। tan 90 माइनस थीटा कितना था, मतलब कॉट थीटा, कॉट थीटा बाई टू। तो ये कॉट थीटा बाई टू भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो बी का एक और फॉर्मूला यहाँ से आता है जेड जेड प्राइम ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर कॉट थीटा बाई टू। ये आपका इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है, आप इसे नोट कर लीजिए। बस एक हम लोग का डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला जिसको हम लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला बोलते हैं, उसको हम लोग बस एक बार देखेंगे, देन हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके तो बस ये रिजल्ट आपको रिमेंबर रखना है। हम लोग अब क्या करेंगे, रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला को एक बार देख लेते हैं। अब देखिए रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला में अब कुछ ज़्यादा हमें कैलकुलेशन ऐसा नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से अगर हम समझेंगे तो हम लोग इजीली उसको समझ सकते हैं कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, राइट। तो बस हमें क्या ध्यान रखना, देखिए मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूँ, बट हम लोग फिर फटाफट मैथमेटिक्स को देख लेंगे। अब क्या हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूक्लियस से फोकस, देखिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग ने डायग्राम बना दिया कि एक अल्फा पार्टिकल गया इस तरीके से गया। बेसिकली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ बम्बार्ड करते हैं एक साथ पार्टिकल को, तो इस तरीके से सिंगल पार्टिकल अल्फा पार्टिकल गया इस तरीके से गया, इस तरीके से स्कैटर हुआ, इस तरीके से हम लोग बेसिकली ट्रीट नहीं करते हैं, राइट। हम लोग क्या करेंगे, एक लार्ज अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट कराएंगे, फिर एक पूरा एक सॉलिड एंगल, मतलब एक देखेंगे कि इस इतना पूरा एक सॉलिड एंगल कोन में कितना आपको पार्टिकल किस एंगल पे कहाँ पे क्या डेविएशन, इस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं। अगर हम फोकस करें एक एटम की, राइट, एक एटम की न्यूक्लियस की, तो सपोज एक एटम का एक न्यूक्लियस है, तो इस पे जब हम लोग ने बहुत सारा पार्टिकल बम्बार्ड कराया इस तरीके से, ये न्यूक्लियस है, इस पर बहुत सारा पार्टिकल बम्बार्ड कराएंगे, तो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, कुछ इधर से आ रहा होगा, यानी कुछ नीचे से आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हर एक एटम के न्यूक्लियस की बात मैं करूं, तो जब हम लोग एक साथ बम्बार्ड कराएंगे तो डिफरेंट बेसिकली आपके इम्पैक्ट पैरामीटर पे, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या था कि जैसे यहाँ पर ये था, इस तरीके से पार्टिकल आके जा रहा था, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था आपका यहाँ से न्यूक्लियस से ये, तो मे भी हो सकता है कि कोई पार्टिकल इस तरीके से आ रहा हो जिसका सिम्प्टोड इस तरीके से हो, वो इस तरीके से आके चला गया हो, राइट। तो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर कुछ और होगा, इसका इम्पैक्ट पैरामीटर ये होगा, राइट। तो अगर एक न्यूक्लियस की बात करें तो इसके डिफरेंट आपके इम्पैक्ट पैरामीटर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एक न्यूक्लियस पे फोकस करते हुए हम लोग पहले देखते हैं कि कितना आपका कैसे हम लोग डिफरेंशियल जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड का, उसको हम लोग कैसे बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एक सिंगल न्यूक्लियस की, तो सपोज एक ये सिलेंडर है, राइट, और इसका आपका जो यहाँ पर है, जो आपकी न्यूक्लियस है वो इसके एक्सेस पे है, ओके। और सपोज इम्पैक्ट पैरामीटर ये बी है और ये आपका डीबी है, ओके। इसका थिकनेस कितना है, डीबी है, ओके। तो अगर टोटल एन पार्टिकल्स है, सपोज टोटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ओके, तो इसके जो ये जो क्रॉस सेक्शन है बेसिकली, इस पे कितना पार्टिकल स्कैटर हो रहा होगा आपका, ओके। जो पार्टिकल हो ये इस पे यानी बी रेंज से लेकर के हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ये देख रहे हैं कि बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारा इम्पैक्ट पैरामीटर का हम लोग देखेंगे बी से बी प्लस डीबी में कितना आपके नंबर ऑफ पार्टिकल, डीएन कितना नंबर ऑफ पार्टिकल आ रहा है, राइट। कितना डीएन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एन से कितना डीएन नंबर ऑफ इस एरिया पे हिट कर रहा है बी प्लस डीबी की रेंज में इम्पैक्ट पैरामीटर में। देन हम लोग उसको फर्दर इंटीग्रेट करके इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका वो हमारा फर्दर बहुत ईजी टास्क हो जाए, हमने बस समझना है क्या है वो देखना है, राइट। तो हम बी प्लस डीबी में देखते हैं कितना डीएन नंबर ऑफ पार्टिकल है, राइट। तो ये डीएन नंबर ऑफ पार्टिकल किसका होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, तो देखिए 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से सर्कमफरेंस इनटू ये डीबी, तो एरिया आपको मिल जाएगा। ये तो बहुत नॉर्मल मैथमेटिक्स है, 2 पाई बी डीबी। तो हमारे जो डीएन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आ जाएगा, 2 पाई एन बी इंटू डीबी। बी आपको यहाँ से पता है, तो इसका डीबी करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से देखिए डीबी करेंगे तो कितना आ जाएगा, जेड प्राइम ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। अब कॉट थीटा, देखिए बाकी सब तो कांस्टेंट था ना, तो कॉट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी हाँ, डी बाई डी एक्स आपका जो ये होता है कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, राइट। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट थीटा बाई 2 को माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड देन फर्दर हम लोग डी बी कर रहे हैं तो इसको डी थीटा, तो डी थीटा बाई 2, ओके।
डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का कितना था, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, देन हम लोग ने बस वही किया है, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। तो यहाँ से हमारा डीबी का वैल्यू कितना आ गया, तो माइनस का जेड प्राइम ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पर आपका इंटू डी थीटा बाई 2, ओके। कॉट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, जस्ट हम लोग ने क्या किया, एक बार इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसे आपको डीबी इस टाइप से किया ना, तो या तो आपको पता भी होगा कि मैथमेटिक्स से हम लोग कैसे करते हैं, जैसे tan x का sec स्क्वायर एक्स, इस कॉट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, इस टाइप से, राइट। अब हमें क्या करना है, तो हमें वैल्यू की यहाँ पे किसकी रखनी, बी और डीबी की। तो हमें डीबी पता है, हम लोग को बी से मल्टीप्लाई करना, तो बी डीबी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये तो यही रहेगा, तो माइनस और हमारा कितना आ जाएगा, देखिए जेड प्राइम ई स्क्वायर डिवाइड 4 एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, जेड प्राइम ई स्क्वायर डिवाइड 4 एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, दोनों में कॉमन है, तो हमारा कितना होगा जेड प्राइम ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, राइट। अब बी ये हम यहाँ से रेस कर रहे हैं, एक कॉट थीटा बाई 2 और है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड देन यहाँ से कितना आ जाएगा कॉट थीटा बाई 2 एंड इंटू डी थीटा बाई 2, राइट। इस टाइप से आपका इस तरीके से बी डी पी का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से बी डी पी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, तो जेड माइनस ये हो गया माइनस का जेड प्राइम ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, और इसको कॉट थीटा को जैसे tan को साइन बाई कॉस, तो इसको कॉस बाई साइन, तो कॉस बाई साइन, तो एक साइन आएगा तो 1 बाई साइन को कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक क्यूब थीटा बाई 2 और ये कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई 2। इतना आप नोट कर लीजिए, हम लोग फर्दर कैलकुलेशंस को देखते हैं। ओके तो हम लोग को बस क्या करना है, डीएन नंबर को कैलकुलेट करना, तो इसको मैं 20 का रेस कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ से बी डीबी का वैल्यू आपको नीचे पता है। अब हम लोग केवल मैग्नीट्यूड को ले रहे हैं, राइट। नेगेटिव साइंस जैसे आपको डायरेक्शंस को बताते हैं, तो हम लोग नेगेटिव को भी यहाँ पर नेगेटिव को हम लोग बेसिकली यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। देखिए नेगेटिव साइन इस तरीके बताया, क्योंकि जो जैसे थीटा है आपका ना, तो जैसे कि अगर आप जो हम लोग का यहाँ से अगर देखेंगे तो इस तरीके से ना हमारा बेसिकली यहाँ पे बता रहा है कि एक का इंक्रीज दूसरे को डिक्रीज करें, कहने का मतलब हमारा ये है। तो ये हमारा थीटा क्या था, स्कैटरिंग एंगल था हमारा थीटा, राइट। तो अगर सपोज कि जितना आपका ये होगा इस तरीके से ना, तो आपका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या था, ये था बी, राइट। तो अब थीटा घटाएंगे तो बी बढ़ेगा, बी बढ़ाएंगे तो थीटा घटेगा, इस टाइप का इसका रिलेशन होता है। ये थीटा यहाँ पर आपको स्कैटरिंग में, इस वजह से जस्ट नेगेटिव साइन है, तो उसको हम लोग कभी ऑमिट कर रहे हैं। तो डी एन आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 2 पाई एन, बी डी बी का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो जेड प्राइम ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा कोसेक क्यूब थीटा बाई 2 इंटू, यहाँ से इरेज कर लेते हैं इसको हम लोग, इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई 2। तो इस 2 से इस 2 वाला कैंसिल हो गया हमारा, तो डी एन का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा एन पाई जेड प्राइम ई स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर इंटू कॉसेक क्यूब थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। बस हमें डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालना था, जिसको हम लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला बोलते हैं। तो बस हमें डी एन बाई डी ओमेगा निकालना है, राइट। डी एन बाई डी ओमेगा, और डी ओमेगा हम लोग निकालना चाहते, सॉलिड एंगल आपको सबको पता होगा 2 पाई साइन थीटा कितना होता है, 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, राइट। यही होता है आपको, राइट। तो आप लोग क्या करेंगे, डी एन बाई डी ओमेगा निकालना है, तो बस हमें क्या करना होगा, डिवाइडर करना होगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एन बाकी आपका ये जो था वैसे रहेगा, जेड प्राइम इसका डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब बटा 1 बाई आपका कितना है कॉसेक क्यूब थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, और देखिए यहाँ पर कितना है इंटू 2 और साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा को अगर हम लिख लें साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 अगर इसको लिखे हम लोग, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, अगर इसको लिखिए साइन, इसको हम लोग साइन 2 थीटा की तरह हम लोग पढ़ें, तो 2 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 यहाँ से आपको कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग फर्दर अगर इक्वेशंस को लिखेंगे, हाँ, सो हम लोग अगर आगे देखेंगे इसको, तो अगर हम लोग आगे देखेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा यहाँ से कितना, हाँ
तो ये हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन यहाँ से हमारा कितना जाएगा dn/2 ओमेगा, यहाँ से कितना जाएगा हमारा बेसिकली, तो ये साइन ऊपर जाएगा 1/sin cosec क्यूब, तो ये cosec की पावर 4 θ/2, नीचे 4 आ रहा है, तो n अब देखिए ZE², अभी मैंने Z प्राइम को बाहर ले रहा हूँ, 4πε0 mv²। Z प्राइम बेसिकली अल्फा पार्टिकल था, तो इस केस में 2, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ इसका होल स्क्वायर था ना, 2 का स्क्वायर 4 से ये 4 कट जाएगा, तो इसलिए मैं इसको एमिट कर दिया हूँ यहाँ से, तो cosec का पावर 4 θ/2, cosec का पावर 4 θ/2 इंटू आपका यहाँ से कितना आ जाएगा d θ, इस तरीके से, राइट। तो ये जो फॉर्मूला आपका आया है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला, राइट। यहाँ पर आपको स्क्वायर लगा लेना है, इसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला, राइट। इसमें आपका थीटा डिपेंडेंसीज पे थीटा को इतने से इतना चेंज कर दिया, देन आपको पावर 4 के प्रोसेस, इस तरीके से यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से आप रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली था हमारा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। टिल देन वेरी वेरी थैंक यू।